सो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम का सबसे ज्यादा फ्लडेड क्वेश्चन है। मुझे पर्सनल मैसेज में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर इस बार एसएससी जेई का पेपर पास है, एनएचपीसी जेई का पेपर है, बार का पेपर पास है, बहुत सारे टीएचडीसी का पेपर पास है, बहुत सारे पेपर पास है, जेडब्ल्यूएससी जेई का पेपर पास है। तो सर मुझे ये चीज समझनी है कि अब देखिए दो ही चीज का वेटेज आजकल जो रिसेंट ट्रेंड में है डियर, वो उसमें दो चीज का वेटेज पेपर में बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो ए का एग्जाम हो चाहे वो जेई का एग्जाम हो। अब अगर मैं जेई के एग्जाम की बात करूं तो चाहे वो जेडब्ल्यूएससी का हो, चाहे वो बार का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनएचपीसी का एग्जाम हो, चाहे टीएचडीसी का एग्जाम हो, व्हाटएवर एग्जाम, जो भी एग्जाम है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आजकल जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दो फील्ड बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और वो फील्ड है हमारी थर्मोडायनामिक्स वर्सेस फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कि तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। टफेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर पाए, टफेस्ट का मतलब इन दोनों में रिलेटिवली टफर कौन है, ज्यादा टफ कौन है, टफेस्ट कौन है, दोनों के कंपैरिजन में, दोनों कंपैरिजन में ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा है। सो गाइस आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हिच वन इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, दिस इज द लाइक अ क्वेश्चन, दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन जिससे मेरा टेलीग्राम फ्लडेड है। यानी कि बहुत ज्यादा बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन रियली में पूछे हैं, क्योंकि यही दो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसी बारे में बच्चों ने सब ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे हैं। सो गाइस अच्छा शुरू में करता हूं, इससे पहले आपका एक काम है, आप मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर फॉलो करिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग को जरूर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आप मेरा टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लेंगे, यहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम डायरेक्टली बातें कर पाएंगे, आपका जो भी डाउट होगा आप पूछ पाएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन की पीडीएफ होती है मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको बहुत सारा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है। और ये हमारी सुपर कोचिंग का ग्रुप है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप दोनों को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो थोड़ा सा एनालिसिस बच्चे करते हैं। अब देखिए ये जो एनालिसिस मैं करने वाला हूं थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स कौन सा टफेस्ट है, तो ये एनालिसिस बेसिकली हम 2-3 पैरामीटर पर करेंगे, और आपको भी लगेगा हाँ यार ये वाजिब एनालिसिस है, यानी कि एक रेलेवेंट एनालिसिस है। तो बच्चे ये एनालिसिस हम 2-3 पॉइंट पर करेंगे। पहला पॉइंट ये करेंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका आता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज किसका आता है, टफेस्ट, यानी कि किस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम में किसका आता है। दूसरा जो पॉइंट में डिस्कस करूंगा वो ये करूंगा कि यार इनकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, किस सब्जेक्ट से, यानी कि थर्मोडायनामिक्स से या फ्लूइड मैकेनिक्स से किससे रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा हैं, किसके बच्चे ज्यादा हैं, ये पेरेंट हैं दोनों, इनमें से किसके बच्चे ज्यादा हैं, किसका जो ब्रांच है सब ब्रांच वो ज्यादा है। और तीसरा जो पैरामीटर में डिस्कस करूंगा वो इस बात पे करूंगा कि इन दोनों में टफेस्ट टॉपिक कौन से हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, टफेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाए, टफेस्ट का मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में किसमें टॉपिक ज्यादा थोड़े से टफ हैं, ठीक है। आइए तो बात करते हैं बच्चे थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पैरामीटर्स पे हम इनकी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला पैरामीटर मैं लेता हूं वेटेज। अगर मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूं, चाहे आप एसएससी जेई की बात करें या फिर जेडब्ल्यूएससी जेई की बात करें या किसी भी स्टेट एई की बात करें, स्टेट जेई की बात करें, सेंट्रल लेवल के एई की बात करें, सेंट्रल लेवल के जेई की बात करें, रेलवेज की बात करें, किसी की भी बात करें, तो अगर मैं एक एवरेज पैटर्न देखूं ना, तो वेटेज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम आता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज दोनों का ऑलमोस्ट सेम आता है। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट का वेटेज जो है थर्मोडायनामिक्स जो है वो 9 से 10 नंबर की आती है, ये आप सभी को पता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगभग 8 से 9 नंबर की आती है। हाँ +- 2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है किसी साल में थर्मोडायनामिक्स 8 नंबर किया जाए, फ्लूइड मैकेनिक्स 10 नंबर किया जाए, ये भी हो सकता है कि किसी साल में थर्मोडायनामिक्स 12 से 15 नंबर किया जाए और फ्लूइड मैकेनिक्स 5 से 6 नंबर किया है। तो वेरिएशन तो मतलब होता है, मैं एक एवरेज ट्रेंड लेके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वेटेज की अगर बात करें डियर, तो अब ये जेई हो चाहे एई का एग्जाम, ये सब में बेसिकली अगर 100 नंबर में से बता रहा हूं, मैं आउट ऑफ 100 बता रहा हूं, ये वेटेज बेटा मैं आउट ऑफ 100 बता रहा हूं, आउट ऑफ 100, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई का पेपर है, तो 100 नंबर का पेपर है, टेक्निकल वाला, टेक्निकल का सेगमेंट 100 नंबर का है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर ये लगभग 9 से 10 नंबर की थर्मोडायनामिक्स पूछी जाती है, और 8 से 9-10 नंबर की, 8-7-8 नंबर की, 8-9 नंबर की फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये चाहे जो भी जेई का एग्जाम हो चाहे जो भी एई का एग्जाम हो, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला पैरामीटर, यानी कि अगर वेटेज के हिसाब से मुझे सेलेक्ट करना हो तो अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं और पैरामीटर ना जानूं, जब तक मुझे और पैरामीटर नहीं पता मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर दोनों का वेटेज सेम है। अब किस पे ज्यादा फोकस किया जाए, कौन सा ज्यादा टफ लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, किस पे ज्यादा फोकस किया जाए, कौन सा ज्यादा टफ लगेगा, ये पता कैसे चलेगा।
इसके लिए दूसरा पॉइंट हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बेटा ये है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अलावा एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स, एक्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, हाउ मेनी मोर सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद these particular subjects। तो थर्मोडायनेमिक्स के अलावा एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है बेटा आईसी इंजन, आर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग और पावर प्लांट, और कुछ हद तक आप एचएमटी भी बोल सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट यू कैन से आल्सो एचएमटी। Although HMT is not completely related with the thermodynamics, but yes, you can say almost it is like kind of a part of heat transfer, thermodynamics. Okay, so चलिए अगर मैं HMT को हटा भी देता हूं अगर मैं HMT को हटा भी दूं, वैसे आप हटा नहीं सकते क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट, बट मैं यहां पर मेन पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं, मेन पार्ट में यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। तो बेटा अगर मैं मेन पार्ट कंसीडर यहां पर करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में देखिए जो एक और पार्ट है, अब थर्मोडायनेमिक्स खुद ही देखिए, अब आप यहां पे कैलकुलेट करिएगा, थर्मोडायनेमिक्स खुद ही 9 से 10 नंबर की आती है। आईसी इंजन इसका एक पार्ट है जो लगभग 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। आर एंड एसी भी इसका एक पार्ट है जो लगभग 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, और पावर प्लांट भी इसका एक पार्ट है जो कि एसएससी जेईई में तो गदर मचा रखा है। एसएससी जेईई में बहुत ज्यादा वेटेज में पूछा जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 9 से 10 नंबर का पावर प्लांट भी आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 10 10 20 5 25 4 29, यानी कि लगभग 30 से 32 नंबर का। और आप बच्चे कोई भी जेईई का पेपर देखें, अभी जितने भी जेईई का पेपर हुआ, डीडीए जेईई हुआ, डीडीए जेईई का पेपर हुआ, या एसएससी जेईई का लास्ट ईयर पेपर हुआ, जितने भी पेपर अभी रिसेंट में हुए हैं, लास्ट ईयर डीआरडीओ सेप्टेम्बर का पेपर हुआ, तो जितने भी पेपर आप हुए हैं, आप अगर कोई पेपर का ट्रेंड उठा के देखेंगे, इक्के दुक्के पेपर छोड़ के, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, इक्के दुक्के पेपर छोड़ के डियर अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको हर जगह थर्मल इंजीनियरिंग का वेटेज ज्यादा मिलेगा। और थर्मल इंजीनियरिंग का जो फादर है, जो पेरेंट है, वो कौन है? थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ये जो फील्ड है वो किसमें आती है? थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। ये सारी फील्ड थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। उसके अब मतलब मेन थर्मोडायनेमिक्स इसका एक पेरेंट है और इसकी ये सब ब्रांचेस हैं, आईसी इंजन, आरएनडीसी और पावर प्लांट। तो अगर मैं एवरेज मार्किंग देखूं, अगर मैं एवरेज बच्चा यहाँ पर एवरेज, अब देखिए आपको थोड़ा सा पिक्चर यहाँ से अपने आप क्लियर होती जाएगी। अगर मैं एवरेज वेटेज यहाँ पर देखूं तो ये लगभग 30 से 32 नंबर का वेटेज आता है, 30 से 32 नंबर का एवरेज वेटेज आता है। अब आप बोलेंगे सर आप तो टफेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वेटेज की बात कहां से आ गई? मैंने क्या बोला कि अलग अलग क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक एनालाइज करेंगे कि टफेस्ट कौन सा आता है, किसके पार्ट ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की बेटा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ही ब्रांच है जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स मान लीजिए 9 से 10 नंबर की आती है, तो हाइड्रोलिक मशीन्स भी 3 से 4 नंबर की एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कभी 5 नंबर मान लीजिए। तो 10 और 4 14, मैं मैक्सिमम ले रहा हूं 15 नंबर, मैक्सिमम मान रहा हूं 15 मार्क्स। अगेन आउट ऑफ 100 आई एम गोइंग टू टेल, आउट ऑफ 100 मैं आपको यहां से बता रहा हूं। ठीक है, तो एक तो 30 से 32 नंबर थर्मल इंजीनियरिंग के हो गए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्यों, थर्मोडायनेमिक व्हाई थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्लियर जब होगी तभी ये सारे तीनों सब्जेक्ट आपको तब क्लियर होंगे, जब थर्मोडायनेमिक्स क्लियर तभी ये सब क्लियर। ठीक है, तो अब आप यहां पे एक आपको अंदाजा लग सकता है, यहां पे एक आप रेशियो लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ये तो हुआ फोकस की बात। अब टफेस्ट पे आएंगे, अब देखेंगे टफेस्ट वाला पार्ट, यानी कि अब डिफिकल्ट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर डिफिकल्ट टॉपिक्स की बच्चे बात करूं, तो डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? मैं सिर्फ थर्मो उठा रहा हूं, अभी सिर्फ थर्मो उठा रहा हूं, जबकि आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के 3-4 और सब्जेक्ट हैं, आईसी इंजन है, आरएसी है, पावर प्लांट है और काइंड ऑफ एचएमटी भी है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स का एक पर्टिकुलर पोर्शन में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं। तो बेटा अगर थर्मोडायनेमिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करूं, अब डिफिकल्ट टॉपिक का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टॉपिक का मतलब वो टॉपिक जिन पे आपको ज्यादा इंफेसाइज करना है, जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिन पे आपको ज्यादा अटेंशन पे करना है, वो टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करूं बेटा, तो यहां पर एंट्रोपी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि एंट्रोपी में क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जो बच्चे मेरी मास्टर क्लास अटेंड करते हैं, सुबह 9:15 बजे मास्टर क्लास होती है और दोपहर में 1:30 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर फ्री मास्टर क्लास होती है मंडे से फ्राइडे, उनको पता होगा कि वो बच्चे एंट्रोपी में थोड़ी सी ज्यादा मिस्टेक कमिट करते हैं। तो एंट्रोपी अगर मैं एवरेज देखूं, जैसे क्लास में मैं मास्टर क्लास लेता हूं तो 60-65 बच्चे एवरेज आते हैं, तो ज्यादातर बच्चे एंट्रोपी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यानी कि अगर मैं वहीं से एवरेज निकाल लूं तो मैं देखूंगा एंट्रोपी में जनता जो है वो ज्यादा क्वेश्चन गलत करती है, अगर एंट्रोपी का क्वेश्चन ढंग से पूछ लिया जाए तो। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में दोस्त जो आपका टॉपिक है, जो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, वो एंथैल्पी और एंट्रोपी की इक्वेशन है वेरियस रीजन में।
अलग अलग रीजन में एंथैल्पी और एंट्रोपी की इक्वेशन, उसके बाद पीटी डायग्राम और वाटर का पीटी डायग्राम और टीएस और पीवी डायग्राम, इसमें भी बच्चे थोड़ी सी गलतियां करते हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं चीजों को ओपन करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वाटर का पीटी डायग्राम है, पीटी डायग्राम ऑफ वाटर, टीएस डायग्राम की बात कर लूं अगर, या पीवी डायग्राम की बात कर लूं, उसके बाद अगर मैं बात कर लूं थोड़ा सा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इन वेरियस रीजन, एंथैल्पी और एंट्रोपी, उसके बाद बेटा यहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी वेरियस रीजन, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की जो इक्वेशन आती है ना अलग अलग रीजन में, सब कूल्ड रीजन में, वेट रीजन में, सुपरहीटेड रीजन में, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इन वेरियस रीजन, वेरियस रीजन। तो यहां पे बच्चे थोड़ा सा मतलब गलती करने के चांस थोड़ा यहाँ पे ज्यादा होता है। मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ टफेस्ट का मतलब कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। टफेस्ट का मतलब ये है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट, बाकी टॉपिक्स आप अगर बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी कि 30-40 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट 1.25 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप अच्छे से कंसेप्ट पढ़े हैं तब, अगर नहीं पढ़े तो नहीं लग पाते, ये मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सवेल्स रिलेशन, तो थोड़ा सा गाइज ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज इसमें बहुत ज्यादा हैं, फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिवली थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसमें फॉर्मूले भी थोड़े ऐसे ही हैं मैक्सवेल के रिलेशन, जैसे डेल टी ओवर डेल पी, डेल टी ओवर डेल पी इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एस, है ना, ऐसा आपने सुना होगा रिलेशन एक मैक्सवेल का, डेल टी ओवर डेल पी, डेल टी ओवर डेल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी ओवर डेल एस। तो ऐसा कुछ आपने रिलेशन एक सुना होगा, है ना, यहाँ पे एस लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया। तो ऐसे ऐसे 4 फॉर्मूले हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मूले में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो माइनस मिस कर जाते हैं, कई बार वो डेल टी ओवर डेल वी को डेल टी ओवर डेल पी लिख देते हैं, यानी कि थोड़ा सा एग्जाम में, अब ये चीजें आपको बेहतर तब लगती है जब आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर कंफ्यूजन आपको ये क्रिएट करता है। इसके बाद मैं अगर थोड़ा सा और बात करूं यहाँ पर, एक आध टॉपिक अगर मैं और इंसर्ट करता हूं यहाँ पर बेटा, तो वो हो जाएगा थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ये सेगमेंट भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि अगर यहाँ से अनस्टेडी वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अनस्टेडी फ्लो वगैरह से, तो थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, टफेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टफेस्ट का मतलब ये जो थोड़ा सा रिलेटिवली आपके समझ से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। अगेन मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं अगर बच्चे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें आपका स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, ये सब फंक्शन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर मेजरमेंट वगैरह है या फिर बायंसी है, इन सब से थोड़ा सा एक अलग लेवल का, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल इनसे जाता है। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स में, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन है, फ्लो इन पाइप, हाइगेन-पॉइसलेज इक्वेशन, है ना, तो बहुत सारी क्वेश्चन होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में कैसा होगा, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में कैसा होगा, लैमिनार के लिए डार्सीज वेस्टबैक की क्वेश्चन आपको निकालनी है, फ्रिक्शन फैक्टर, तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है। तो ये पोर्शन अगर मैं बात करूं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की और फ्लूइड डायनामिक्स की, तो ये पोर्शन थोड़ी से खतरनाक हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं एक 10 के स्केल पे बात करूं, तो आप इसको टफ वाले सेक्शन में, अगर मैं एक 10 की स्केल ले लूं जहां पे 0 सबसे आसान और 10 सबसे टफ है, तो मैं यहाँ पे इसको 8 से 8 नंबर इसको दे सकता हूं और 8 नंबर इसको यहाँ पर दे सकता हूं। और अगर मैं इनमें बात करूं तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं 10 की स्केल पे, अगेन 0 सबसे आसान, 0 सबसे इजी और 10 सबसे टफ, तो मैं इसको लगभग फर्स्ट लॉ को लगभग 6 नंबर दूंगा। और एंट्रोपी को मैं दे सकता हूं 7 से 8 नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में स्पेशली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इन वेरियस रीजन, इस वाले सेगमेंट को मैं अकेले दूंगा लगभग 8 नंबर। और मैक्सवेल का रिलेशन भैया, इसको तो मैं दूंगा 9 नंबर। क्या दूंगा? 9 नंबर। तो थोड़ा सा ये सेगमेंट थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो ये हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स। अब बात करें, अब थर्मोडायनामिक्स के कुछ और टॉपिक हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में तो एक हाइड्रोलिक मशीन ही है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक मशीन में कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मशल्स कर्व, टरबाइन और पंप का स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कर सकता है, यूनिट स्पीड का फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कर सकता है, बाकी सा कोई इसमें खास नहीं है, बाकी सब इजी है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और बात कर लेता हूं बेटा, क्योंकि हम आईसी इंजन की बात करें, अभी हमको ये पैरामीटर फाइंड आउट करना है, कंक्लूड करना है कि कौन सा ज्यादा टफ होगा। तो अगर आईसी इंजन की बात करें और इसके बाद मैं पावर प्लांट की बात करूं और फिर मैं R&AC की बात करूं, एक एक दो टॉपिक मैं लिखूंगा, ज्यादा टॉपिक नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं तो कंबशन वाला जो टॉपिक है, कंबशन जिसमें नॉकिंग वगैरह है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लिटिल बिट टफ। अगेन फिर से बोल रहा हूं, टफ का मतलब बाकी टॉपिक के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके बाद अगर मैं पावर प्लांट में बात करूं बेटा, तो पावर प्लांट में थोड़ा सा रैंकाइन साइकिल जो है, रैंकाइन में जो आप लाइक कोई मॉडिफिकेशन करते हैं,
रीजनरेशन करते हैं रैंकाइंग में, या फिर आप लाइक रीहीटिंग कर रहे हैं, वॉटेवर जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं थोड़ा सा ये। उसके बाद गैस टरबाइन में रीहीटिंग, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है। इसके बाद पावर प्लांट में स्कोरिंग टॉपिक, अगर पावर प्लांट की बात करूं तो पावर प्लांट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक बेटा आपका होता है नोजल की माउंटिंग एक्सेसरीज, माउंटिंग बॉयलर की माउंटिंग और एक्सेसरीज थोड़े से लाइक टॉपिक अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद पावर प्लांट में अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसर का जो टॉपिक है, कंप्रेसर, ये भी थोड़ा सा टफ, रिलेटिवली थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आर एंड एसी में बात करूं बेटा तो आर एंड एसी में कुछ ऐसा खास नहीं है, बट थोड़ा सा साइक्रोमेट्री वाले जो टर्म है, साइक्रोमेट्री वाले, ये थोड़े से टफ हो जाते हैं। अगेन अगर मैं 10 की स्केल पे बात करूं जहां 0 सबसे आसान, 10 सबसे टफ, तो मैं 6 नंबर इसको दे सकता हूं, 6 मार्क्स on a scale of 10 where 0 is easiest and 10 is toughest, so on that scale I'm going to mark this as 6 number, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना कुछ खास टफ है नहीं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं गेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक एई और जेई लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर बेटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा टफ टॉपिक जो निकल के आ रहे हैं ओवरऑल वो थर्मल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। आईसी इंजन स्पेशली कनेक्टेड, हार्टली कनेक्टेड विथ लाइक डीपली कनेक्टेड विथ थर्मोडायनामिक्स। आईसी इंजन अगेन डीपली कनेक्टेड, पावर प्लांट डीपली कनेक्टेड, आरएसी डीपली कनेक्टेड, तो ये सब डीपली कनेक्टेड। और अभी तो मैंने एचएमटी को इंक्लूड ही नहीं किया, हालांकि मैं एचएमटी को छोड़ दे रहा हूं। और एक चीज और, फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा एक चीज और आती है थोड़ी सी जो टफ हो जाती है, इसको मैं एक चीज और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, वह है बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर जिसमें आपके डायमेंशन इस नंबर वगैरह आ जाते हैं, ये थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं और थोड़े से टफ हो जाते हैं, तो मैं इसको भी 7 नंबर मार्क कर दूंगा, 7 से 8 नंबर, ये भी उसी स्केल पर। तो अगर मैं बात करूं अब ओवरऑल की, तो सबसे ज्यादा जो टफ आपको लगेगा सब्जेक्ट, यानी कि जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, अगेन टफ का मतलब जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है बेटा, वो है आपका थर्मल इंजीनियरिंग। तो जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो पार्ट है किसका, थर्मल इंजीनियरिंग का। तो आपको जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग पे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ यहां पर निकल के आता है। क्यों, क्योंकि इसके 3-4 सब्जेक्ट इससे रिलेटेड हैं जो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो आप सबसे ज्यादा फोकस थर्मल इंजीनियरिंग के मेन टॉपिक यानी कि थर्मोडायनामिक्स पर करेंगे। इस पे करेंगे बेटा, थर्मोडायनामिक्स पर करेंगे। अब क्यों करेंगे, इसके 2 रीजन है। क्यों करेंगे, वाई, क्यों करेंगे वाई, इसके 2 रीजन है बेटा। एक तो इसमें टॉपिक ज्यादा टफ है, यानी कि इसकी सब ब्रांचेस ज्यादा हैं और सब में कुछ ना कुछ टॉपिक ज्यादा हैं जो थोड़ी सी टफर है ना। उसके बाद दूसरा, यानी कि इसमें मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स, मोर नंबर ऑफ टफ टॉपिक्स, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, टफ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं। और दूसरा, इसका वेटेज ज्यादा है। इसका बेटा एग्जाम में जो इसका वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इस वजह से अब देखेंगे एसएससी जेई वगैरह में अकेले 30 से 35 नंबर की थर्मल इंजीनियरिंग आती है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये हो जाता है और फोकस आपको ज्यादा करना है किस पे, थर्मल वाले पार्ट पे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप फ्लूइड पे फोकस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन बता रहा हूं। आपको फोकस तो सब पे करना है, बस सब पे जितना फोकस करिएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा फोकस थर्मल इंजीनियरिंग पे रखेगा। जैसे अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं जिसमें आप सारे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 5 से 6 घंटे भी 1.5 घंटे कम से कम अकेले आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, बाकी सब में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ेंगे। यानी कि थोड़ा सा आपका फोकस ज्यादा, हर सब्जेक्ट से 20 से 25% ज्यादा फोकस यू हैव टू पे ऑन थर्मोडायनामिक्स। तो फाइनली आई विल कंक्लूड, जहां तक मैंने एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज किया, फाइनली आई एम गोइंग टू कंक्लूड दैट थर्मोडायनामिक्स इज गोइंग टू बी लिटिल बिट टफर सब्जेक्ट देन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यू हैव टू पे मोर अटेंशन ऑन थर्मोडायनामिक्स बिकॉज two reasons, more number of tough topics and second reason is higher weightage। ठीक है, तो ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, ये टॉपिक एनालिसिस आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा हमारा आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मेरी क्लास का डेली टाइमिंग है, इसी चैनल पर मेरी क्लास चलती है डेली शाम को 7 से 9 तक, शाम को 7 से 9 तक डेली मेरी क्लास चलती है। और सुबह मेरी मास्टर क्लास का टाइम है टेक्स्ट बुक के ऐप पर 9:15 AM और 1:30 PM। तो सबसे पहले आपको 2 काम करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और दूसरा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली क्लास में आना है शाम को 7 से 9 बजे तक। और टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करिए 9:15 पर और 1:30 पर दोपहर हमारी एब्सोल्युटली फ्री मास्टर क्लास सभी के लिए होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।